हेलो गाइस, मैं हूं देवज्योति घोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम चैप्टर्स। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी पॉलिटेक्निक सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर आने वाला है, तो जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आपके सामने हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। हम लोग 300 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर दिए जा चुके हैं। और ये सारे 300 क्वेश्चंस सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, उनके अंदर ही हैं, उनके बेस के ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मैंने लिए हैं और आई होप आपको 90% पेपर यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। यह है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद देवज्योति। हम लोग एक्सक्लूसिव फाउंडेशन कोर्स चालू कर रहे हैं बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, फूड एसआई, इंडियन आर्मी के लिए। क्लास 9-10 में मैं साइंस एंड मैथ्स पढ़ाता हूं। तो आई होप आपका जो भी डाउट हो वो मैं इस लेक्चर के दौरान क्लियर कर सकूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लर्न विद देवज्योति टाइप कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल में हम लोग से जुड़ सकते हैं। या अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसके ऊपर एक लेक्चर बना के आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। हम लोग पहले चैप्टर्स करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। इसमें 105 क्वेश्चंस हैं और आज हम लोग यही करेंगे, यही हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। कल हम लोग वाटर, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, केमिस्ट्री एंड फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लिए हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स आर। तो इलेक्ट्रॉन बोर्स थ्योरी के मतलब अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे मूव करता है। तो बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कुलर टाइप में मूव करता है, सर्कुलर ऐसे, ठीक है, सर्कुलर ऐसे ऐसे मूव करता है। जो सबसे न्यूक्लियस में जो सबसे नजदीक का ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे के सेल, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन सेल। के इक्वल्स टू 1, एल इज इक्वल्स टू 2, एम इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और maximum number of electrons that orbit can occupy, maximum number of electrons that an orbit can occupy is 2n square. Maximum number of electrons that an orbit can occupy is 2n square. अगर k का मेरा मान 1 है, क्योंकि ये पहला सेल है, तो k इक्वल्स टू 1, तो k में जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2। l का मान है मेरा 2, क्योंकि सेकंड शेल है, प्लस सेकंड ऑर्बिट है, तो एल का मेरा मान जाएगा 2n स्क्वायर, n स्क्वायर 4, 4 2 8, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई इन एन ऑर्बिट इज इन एल इज 8, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो मेरा 2n स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन एंड डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। ये जो आपका जो ऑर्बिट है, इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप यहां से हीट देते हैं, अगर आप हीट देते हैं तो ही एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल तक जाएगा। विदाउट एनी हीट गिवन और टेकन आउट, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव कंटिन्यूसली इन द सेम एनर्जी लेवल थ्रू आउट ऑफ इट्स लाइफ। वो कभी न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं कर जाएगा। ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा सर्कुलर। आई होप मैं यहां पर क्लियर हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम्स हैज, क्या है एटम हैज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो न्यूक्लियस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कि वहां पर वो डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का।
डिस्कवरी किसका किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। वो है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जब वो मतलब शावर मतलब वो जब छोड़ता है तो एक न्यूक्लियस है कि मान लीजिए यहां पर अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल जब जा रहा है बॉम्बार्डिंग कर रहा है तो एक न्यूक्लियस है। ये पूरा का पूरा एटम है, इधर टोटल पूरा एटम है। तो न्यूक्लियस एक ऐसा ऐसा जगह है जहां पर देखा कि अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर कर रहा है तो एक डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो एक साथ आएंगे। ठीक है, जो जो एक साथ बॉम्बार्डिंग किया गया है, जब जब वो न्यूक्लियस पे हिट हो रहा है तो वो ऐसे बिग डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और कभी कभी ऐसा ऐसा भी डिफ्लेक्शन है कि पूरा का पूरा वो अपना जो पाथ है वो इसी को स्ट्रेस बैक करके चल जा रहा है। तब रदरफोर्ड ने ये पोस्टुलेट दिया था कि एक एजम्पशन दिया था कि कुछ तो है बीच में जो बहुत ही हैवी है। एटम्स के बहुत सारे जगह जो खाली है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स वो बिना डेविएट किए निकल जा रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिटर्न कर सकते थे या डेविएट हो सकता था। तो कुछ तो है सेंटर में जिसके लिए एक अल्फा पार्टिकल्स ना सारा डेविएशन दे रहा है। उस अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग जो उनका जो उनका जब एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था तो गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसी से उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स were repelled and deflected by the positive charge in the atom. Rutherford named this positive charge proton portion of the atom is nucleus. Positive charge portion of the atom as nucleus. इस पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है, बट एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने देखा कैसे कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो बिना डेविएशन करके निकल जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डेविएट हो रहे हैं और बिग डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि अपना जो पाथ है वो ट्रेस बैक करके आ रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने उन्होंने एक आपका थ्योरी दिया कि कुछ होगा सेंटर में जो हैवी मास हो गए, उसका मास बहुत ज्यादा होगा ताकि वो इतना बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल द स्क्रीन बिहाइंड द गोल्ड फॉइल कंटेन्स स्क्रीन बिहाइंड द गोल्ड फॉइल कंटेन्स जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो क्या क्या होता है, प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल्स जब भी एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब भी वो लगता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब लगता है तो वो एक तरह का स्पार्क, एक लाइट फ्लैश करता है। और इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कहां हिट हो रहा है। ओके, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एन एटॉमिक मॉडल द स्क्रीन बिहाइंड द गोल्ड फॉइल कंटेन्स जिंक सल्फाइड। उसका एक्सप्लेनेशन देखिए दे दिया है। जिंक सल्फाइड इज एम्प्लॉयड इन अल्फा पार्टिकल्स alpha ray scattering experiment because of its ability to produce light flashes after colliding with the alpha particle। जो मैंने यहां पर आपको बताया था, जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहां पर टच होगा एक लाइट फ्लैश होगा, एक फ्लैश होगा, यहां पर लाइट फ्लैश होगा। इसी वजह से हम लोग जान पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल वहां पर आपका कोलाइड कर रहा है। तो इसीलिए जिंक सल्फाइड को हम लोग गोल्ड फॉइल के पीछे एज अ स्क्रीन में रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एम सेल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, फॉर एम सेल देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो पहले तो था मेरा यहां पर न्यूक्लियस, ये था मेरा न्यूक्लियस, उसके बाहर जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है मेरा के सेल, ये है एल सेल, ये है मेरा एम सेल। तो के इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 2, एम इक्वल्स टू मेरा 3। The number of maximum number of electrons that it can hold, maximum number of electrons that it can hold is equals to 2n square। ये है फॉर्मूला। n का मान यहां पर क्या हुआ, ये मेरा थर्ड है, थर्ड ऑर्बिट, तो n का मान यहां पर 3 हो गया। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 2 जा 18। Maximum number of electron is 2n square, where n denotes the number of shell number. For m, the value of n is equal to 3, number of electrons is equal to 18। m shell can hold a maximum number of 18 electrons। ठीक है, but if it is the outermost shell, then it can hold more than 8 electrons। ठीक है,
but if it is the outermost shell then it cannot hold more than 8 electrons. इसका मतलब है अगर वो outermost cell ही है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता. हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड इज 18, but if it is an outermost shell it cannot hold more than 8 electrons. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An orbital can accommodate maximum number of electrons. देखिए an orbital can accommodate maximum number of electrons. ये ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है. ठीक है, एक ऑर्बिटल हमेशा दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर. एक हो जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड एक ऑर्बिटल में. अगर ये चीज ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अगर ये चीज ध्यान से देखा जाए तो जो 2n² है, 2n² मतलब क्या, अगर मान लेते हैं ये मेरा n = 3 हुआ तो मेरा यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड इज 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ इट कैन होल्ड इज 18. तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे. ये मतलब है क्योंकि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड इज 2, तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ये मतलब है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स एवरी ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ठीक है, ऐसे जनरली ऑर्बिटल्स है, उसके लिए आपको बहुत सारे टर्म्स होंगे. टर्म देखिए जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो ये चीज जो है ना क्वांटम नंबर्स, ये चीज थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं. ओके, फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि एक ऑर्बिटल में maximum number of electron that it can hold is 2 according to Pauli's exclusion principle. According to Pauli's exclusion principle. How many atomic orbitals are present in fourth energy level of an atom? Fourth energy level. ठीक है, तो कितने होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछा है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल. ठीक है, तो पहले एक बात देखिए, फोर्थ एनर्जी लेवल अगर देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन होल्ड इज 2n². मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितने होंगे, 4, तो 4 16, तो 2 × 16 इज इक्वल्स टू 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड इज 32. बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो इसी का हाफ, 32 का हाफ दैट इज 16. कैसे, क्योंकि एक ऑर्बिटल्स में आपका एक पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज चार्ज और आपका एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो स्पिन क्वांटम नंबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं. तो एक ऑर्बिटल्स में दो मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल्स में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मेरा 32 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 16 ऑर्बिटल्स मुझे लगेंगे टू एकोमोडेट दैट 32 इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए मेरा आंसर यहां पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 16. ओके, चलिए देखिए क्वांटम नंबर्स थोड़े यहां पर समझा देते हैं क्योंकि यहां पर स्पेस है. क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स थोड़ा सीख लीजिए. ठीक, क्या है, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो नंबर ऑफ शेल्स या एनर्जी लेवल से उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है. ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये है हमारा पहला सेल, ये है हमारा दूसरा सेल, ये है हमारा तीसरा सेल. ठीक, ये है के, ये है मेरा एल, ये है मेरा एम. ठीक है, तो एन क्या है, एन है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है मेरा एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
ठीक है, वो है मेरा एन, और एन क्या है, इसको बोलते हैं एन, और एन है मेरा नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, ये है मेरा एन है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो मेरा एनर्जी लेवल है। अगर अगर के हुआ तो एन होगा 1, अगर एल हुआ तो एन होगा 2, और अगर एम हुआ तो एन होगा 3, ऐसे। इसका बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है एजीमुथल, ए जेड आई एम यू टी एच, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्यू एन कर दें। और इसको बोला जाता है एंगुलर क्वांटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है सब सेल्स और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स, क्या करता है, सब सेल्स, कितने सारे सब सेल्स होंगे। ठीक है, सब सेल्स और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको ये एक और चीज भी डिफाइन करता है, क्या, कि 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्या डिटरमाइन करता है, 3 डायमेंशनल 3D शेप ऑफ दी ऑर्बिटल्स, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ दी ऑर्बिटल्स। मतलब अगर sp हुआ तो लीनियर, sp2 हुआ तो ट्राइगोनल, sp ट्राइगोनल प्लेनर, sp अगर 3 हुआ तो आप टेट्राहेड्रल, sp अगर 4 हुआ तो sp3d4, sp3d होता है, sp3d2 होता है, वो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है। ठीक है, तो 3D शेप वो डिटरमाइन करता है। ओके, अगर मान लेते हैं L एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको मानते हैं L। ठीक है, L 0 1 2 3 4 होता है। L क्या होगा, 0 1 2 3 4। ये 0 आपका डिफाइन करता है, सबसेल डिफाइन करता है। अगर सबसेल लिखा जाए, सबसेल सबसेल लिखा जाए तो 0 डिफाइन करता है S को, 1 P को, SP D F ऐसे डिफाइन करता है। ठीक है, और अगर 4 होता है वो मेरा हो जाएगा G। ओके, मान लेते हैं अगर मेरा n क्या है, अगर n मेरा 1 है, n अगर मान लेते हैं मेरा 1 है, तो l का वैल्यू मेरा n-1 ही होगा हमेशा। अगर l मेरा 1 है तो l क्या होगा मेरा, l मेरा यहाँ पर 0 होगा, l इक्वल्स टू 0, मतलब सिर्फ s सबसेल है मेरा, सिर्फ s। अगर n मेरा यहाँ पर 2 है तो l मेरा क्या होगा, l मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, l मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, S और P है। ठीक है, S और P है, ये होता है। ओके, एस पी मतलब 0 और 1 तो S और P हुआ। ठीक ना, L मेरा हो जाएगा 1 तो ये 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो मतलब S भी आएगा P भी आएगा। ये हो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि मेरा क्या डिफाइन करता है, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। फिर आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करता है m से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इट डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ये डिटरमाइन करता है, कैसे ओरिएंट हो रहा है, मतलब कैसे वो एक ऑर्बिटल्स के ऊपर और एक ऑर्बिटल्स के ऊपर, मतलब किस तरह से वो जा रहा है, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। जब कभी आपका क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, कि 3D शेप डिफाइन करता है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिफाइन करता है, ये मतलब है। जैसे टोटल वैल्यूज ऑफ एम का टोटल वैल्यू क्या होगा? एम का अगर बोले टोटल वैल्यूज तो वो होगा मेरा 2l+1, ये हो जाएगा टोटल वैल्यूज। और एम जो इसका जो वैरी है, जो वैल्यूज का जो वेरिएशन है, वो -l से 0 से +l तक वो वेरी करेगा। ठीक है, -l से 0 से +l तक वो वेरी करेगा। इसका मतलब देखिए, मान लेते हैं अगर एल अगर यहाँ पर मेरा 0 है, एम का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो अगर एल 0 है तो मेरा एम तो यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक, एल अगर 0 है तो मेरा एम यहाँ पर 0 होगा। अगर एल यहाँ पर मेरा 1 आता है तो एम क्या होगा? -1 से +1, तो -1, -0, +1। अगर एल यहाँ पर मेरा 2 होता है तो देखिए 5 वैल्यूज ऑफ एम आना चाहिए, तो -2, -1, 0, +1, +2। ये है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 0 का मतलब है सिर्फ मेरा एस ऑर्बिटल है, सिर्फ मेरा एस ऑर्बिटल है, यही मतलब है। क्योंकि देखिए एल तो मेरा 0 है, L0 मतलब सिर्फ एस ऑर्बिटल, सिर्फ ओनली 1 एस ऑर्बिटल, इसका मतलब हुआ 1 एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए L1 किसका? P है, तो कितना P ऑर्बिटल्स है? 3p ऑर्बिटल्स। ये है मेरा 3p ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखिए L तो 2 है, 2 यहां पर कितना है? D, तो 5d ऑर्बिटल्स। ये होता है ओरिएंटेशन। ठीक, आखिरी होता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक है स्पिन क्वांटम नंबर, ये आखिरी है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। ये हो गया 4, ये है मेरा 3, ये है मेरा 2, ये है मेरा 1। किन स्पिन क्वांटम नंबर बोला गया है? ए क्वांटम नंबर मैकेनिकली 2 टाइप्स स्पिन आर पॉसिबल। 2 टाइप का स्पिन पॉसिबल है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी सबशेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई भी सबशेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, अकॉर्डिंग टू द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है कि एक जो सबशेल होगा, जो ऑर्बिटल्स होगा, उसमें एक तो हो जाएगा जो क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। यही 2, मतलब एक प्लस हाफ और एक आएगा -हाफ। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पिन क्वांटम नंबर से आपको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यही 2 आपको स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाएगा। तो एस हमेशा 2 ही होता है, एक +हाफ, एक -हाफ। ओके, तो ये थे हमारे थ्योरी, क्या है? थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर्स के, थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर्स के। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा मैं नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। विच क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट शेप ऑफ एन ऑर्बिटल? ये देखिए शेप ऑफ एन ऑर्बिटल दिया है, तो शेप ऑफ एन ऑर्बिटल देखिए पहले मैं दिखा दिया था, जो शेप ऑफ एन 3D शेप ऑफ एन ऑर्बिटल्स, ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यहां पर देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस साइज ऑफ एन ऑर्बिटल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, and azimuthal quantum number, it determines the shape of an orbital, the 3D shape of an orbitals। 3D shape मतलब 3D shape का मतलब अगर मान लेते हैं sp है तो वो हो जाएगा मेरा लीनियर, अगर sp2 है वो मेरा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर मान लेते हैं sp3 है वो मेरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ठीक, ऐसे ही 3D शेप से वो डिटरमाइन किया जाता है। जैसे लीनियर है वो तो मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर वो हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल ये मेरा हो जाएगा 109.5 के आसपास, 109.5 के आसपास। ये डिग्री है। तीनों ये जो लीनियर है वो दो एटम्स है। ठीक है, 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्ड को शो करने के लिए वो दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा 180। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरा 109.5 है। ठीक है,
ऐसे ही आपको क्वांटम नंबर जो जो होता है, जो 3D शेप जो होता है ना, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर ही आपको डिटरमाइन करता है कि कैसे वो शेप होगा, क्या शेप होगा उसका। ओके, आपको ऐसे 5 शेप दिया जाता है, sp sp2 sp3 sp3d एंड sp3d2। बाकी के sp3d और sp3d2 जो है वो अगर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वरना आपको आखिर में मैं ये sp3 और sp3d2 में आपको बोल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वांटम नंबर इंडिकेट शेल n नंबर्स। तो n नंबर्स कौन से क्वांटम नंबर आपको इंडिकेट करता है, तो वो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ शेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन होल्ड, दैट आर शेल और एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट जो शेल होता है जैसे के शेल एल शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन होल्ड इज 2n²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स गवर्न द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। स्पेशियल ओरिएंटेशन, देखिए स्पेशल ओरिएंटेशन बोला गया है, तो स्पेशल ओरिएंटेशन आप फिर से देखिए, ऊपर में जाइए, मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन कैसे ओरिएंटेशन होगा, देखिए सेम, देखिए वही चीज देखिए डायरेक्ट पूछ दिया है, स्पेशल ओरिएंटेशन, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द स्पेशल ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, द स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, आइदर क्लॉकवाइज और, एक तो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। द आयंस विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल, कौन सा आयन है विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो एक चीज देखिए नोटिस कीजिए, मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला जो शेल होगा न्यूक्लियस में, पहला सेल उस के सेल, उसमें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। दूसरा सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2n² है, n2 है, 2 4, 4 दूनी 8, यहां पर 8 होने चाहिए। ठीक है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा देखने जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन मेरा आ रहा है नियॉन का, ये आ रहा है नियॉन का, नियॉन, ठीक, ये आ रहा है नियॉन का, पहले में 2 हुआ, दूसरे में 8, नियॉन का आ रहा। अब देखिए नियॉन का आ रहा है, यहाँ पर देखिए नियॉन को आंसर है नहीं है, क्योंकि पूछा गया है आयन। अब सीएल का देखिए, सीएल का अगर जानते हैं एटॉमिक का नंबर, तो वो मेरा हो जाएगा 19, एटॉमिक नंबर सीएल का होता है 17, माफ कीजिए, एटॉमिक होता है सीएल का 17। ठीक है, तो सीएल का अगर 17 और सीएल प्लस बोला है, तो सीएल अगर 17 होता है, सीएल अगर 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है 17, और अगर बोला है सीएल प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन सीएल से निकल जाएगा, तो उसका फिर एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, फिर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा फिर 16, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 16, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब दिया है Mg प्लस, Mg प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ आपका है यहाँ पर 12, अगर 12 है एटॉमिक नंबर और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो अभी क्या हो जाएगा फिर उसका फिर यहां पर हो जाएगा Mg11, Mg11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएगा 11, Mg11, तो 11 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट में नहीं आ रहा। अब देखिए ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 माइनस, वो भी एक आयन है। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में कितना कितना होता है, अगर 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 मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पढ़ूं, तो पहले होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है मेरा पर 2,6, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होगा, लेकिन दिया है 2 माइनस, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ गए हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ चुके हैं, तो यहां पर पहले 6 थे, अब 2 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑक्सीजन मेरा O2 माइनस, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है,
आप इसको लुईस डायग्राम से, या तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको पीरियोडिक टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायग्राम बना के भी आप अपने एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा पता है, और थोड़ी बहुत आपको डिस्क्राइब करने से आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ऑफ क्रोमियम ऑफ एटॉमिक नंबर 24 इज। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखे दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम ऑफ Cr is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, s ऑर्बिटल्स 4 है, p ऑर्बिटल्स 6 है, d ऑर्बिटल्स 5 है। तो आंसर तो C होना चाहिए, लेकिन इसको एक्चुअल में इसको फिलिंग कैसे हो रहा है वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, अफवाह प्रिंसिपल में एक दिया था कि पहले 1s, फिर आएगा 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, ऐसे चलता, अब नीचे आएगा। और तो हमेशा फिलिंग होगा ठीक ऐसे डायगनली, फिलिंग होगा ऐसे डायगनली, ठीक, फिलिंग होगा ऐसे डायगनली। तो पहले तो 1s फिलिंग होगा, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो देखिए 1s2। फिर आएगा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो 2s2। फिर 2p आएगा, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि p का मान 3 है तो यह 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो 2p6। 6 के बाद 4s है, ये देखिए, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, 4s में यहाँ पर 2p के बाद 3s है, 3s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए 3p है, 3p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 3p6 होंगे। फिर आया 4s, तो 4s2 कितने हुए, 2 2 4 10, और इधर 10 हो गया 20, बचा 4 24, तो 3d4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या, हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट। हाफ फील्ड, ये 3d4 है ना, ये 3d4 बहुत ही अनस्टेबल है, तो टू मेक इट हाफ फील्ड, यहां का एक इलेक्ट्रॉन 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इधर चल जाता है, कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इधर चल जाएगा, ठीक है, और इसको बना देगा 4s1 3d5। ये 3d5 हाफ फील्ड शेल, ये क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम क्या हो जाएगा, यहां पर क्रोमियम एटम यहां पर हाईली स्टेबल बन जाएगा, ये अनस्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर ये जो 4s1 है, इसलिए 4s1 है, एक्चुअल में तो 4s2 होना चाहिए, बट क्योंकि 3d4, 3d में यहां पर 10 होना चाहिए लेकिन 4 है, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चल जाएगा तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा। ऐसे हो रहा है ना, ये देखिए, ये ऐसे हो रहा है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होता है, एक यहाँ एक यहाँ 1 2, ऐसे फिल होता है, ठीक है। फिर जाएगा इधर, फिर जाएगा इधर, फिर होगा इधर, फिर होगा इधर, फिर होगा इधर, ऐसे फिल होगा, ठीक है। अगर अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर देखिए एक अच्छे से ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये बॉक्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो पहले जब फिल होगा ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर 1 हो जाएगा फिर यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, एक एक करके हर हर जगह हर ऑर्बिटल्स में फिल होता है ऐसे, ठीक। फिर फिल होगा ऐसे, पिन क्वांटम नंबर जैसा। तो यहाँ पर जब 3d4 होगा, तो 1 2 3 4 होगा, 3d4 मतलब कि ऐसे हो जाएगा 3d4। अब ये तो हाफ फील्ड भी तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये हाईली अनस्टेबल हुआ, ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। जबकि 4s में ये 1 और 2 दोनों है ऐसे, तो 4s तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये जो
3D है, ये D जो मेरा यहाँ पर ऑर्बिटल वो तो मेरा हाईली अनस्टेबल हो गया। तो टू मेक इट स्टेबल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके एक्साइटेड होके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी मेरा हाफ शेल फील्ड, ये भी मेरा हाफ शेल, ठीक है, हाफ फील्ड शेल। इसी वजह से ये जो क्रोमियम का जो स्ट्रक्चर है इस दौरान सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये एक्साइटमेंट ये दिखाता है। तो जब कभी ऑफ बॉ प्रिंसिपल लिखे ये हमेशा याद रखिए, अगर आप देख रहे हैं कि ये हाफ फील्ड या हाफ फील्ड शेल हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसको एक्साइटेड कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है मेरा एटम्स क्या करता है, एटम्स यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहूं, मैं अनस्टेबल ना रहूं, तो वो एक्साइटेड में ही जाएगा। तो ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल ये केस है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, ये जरूर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द आयन विच कंटेन्स डी इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन सा आयन है जो डी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। देखिए मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ मतलब कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम 3+, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन माइनस, यहाँ पर मेरा 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए ये कैसा रहेगा, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 3s2 3p6 4s2, ऐसे हो सकता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पर हो जा रहा है। तो 3p6 तक आपका क्लोरीन खत्म हो गया, ये सारे के सारे आपका क्लोरीन खत्म हो गया, बचा कौन सा, सिर्फ क्रोमियम। तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर भी क्रोमियम हम पहले ही पढ़े थे, क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5, ये होता है। अगर क्रोमियम 3+ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, और दूसरा और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो ये 4s तो हट गया, टोटल का टोटल तो 4s ही हट गया, और 3d3 बचा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ आयन, ये हो जाएगा फिर, ठीक है। ये यही देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दे दिया है। वैसे भी अगर आपने अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल किया होगा, ठीक है, तो आपका आंसर आप यहीं से ही आप मार्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Ca2+, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया। अच्छा कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है मेरा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कैटायन हो, कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, वो स्टेडी फॉर्म मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, उससे प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन वही सेम रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा करेक्ट आंसर। कैल्शियम सी हैज एटॉमिक नंबर 20, तो एवरी एटम ऑफ कैल्शियम कंटेन्स 20 प्रोटॉन्स, ये देखिए। और कैल्शियम 2+ has a deficiency of electrons relative to proton, since charge on this ion is 2+, we have 18 electrons। बस यही सिर्फ आपको समझना होता है। अब देखिए विच वन इज एन आइसोटोप्स, अब देखिए बारी है आपका आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, ये थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये क्या क्या है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो आपके एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, बट डिफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर दोज एलिमेंट्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
ये अलग रहेंगे, डिफर करेंगे, ये अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, तो ए होता है उसका एटॉमिक मास, जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है उसका मास एटॉमिक मास ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये एटॉमिक मास है, ये जो एटॉमिक मास है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए माइनस जेड ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए देखते हैं विच वन इज आइसोटोप। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 6 है, यहाँ भी 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा 7 है। अब देखिए आर्गन और कैल्शियम का दे दिया है, यहाँ पर से कोई दिया नहीं किसका एटम कितना है। अगर आर्गन का कितना होता है, आर्गन का यहाँ पर होता है 18, आर्गन का होता है यहाँ पर 18 और कैल्शियम का होता है यहाँ पर 20। तो ये तो हो नहीं रहा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही मेरा सेम नहीं है, ये तो मेरा आइसोटोप्स बन ही नहीं रहा। यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ मेरा प्रोटॉन सेम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहाँ पर सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहाँ पर डिफरेंट होता है वो मेरा होता है आइसोटोप्स ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हमेशा याद रखिए, यूरेनियम ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, द बेस्ड ऑन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप इज यूरेनियम, ऑल बट 0.7% नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम इज यूरेनियम 238, और एक है जो लेस्ट है दैट इज यूरेनियम 235। इनमें से यूरेनियम है जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, सबको भी पता भी होना चाहिए ठीक। 16 नंबर देखिए, द इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस ईच आयन इन द यूनिट सेल। ठीक है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, तो ये होता है NaCl में, ये NaCl में होता है, Na प्लस Cl माइनस NaCl। NaCl में क्या होता है, देयर आर 12 सोडियम आयंस इन द एज, 12 सोडियम आयंस होता है, एज में 12 सोडियम आयंस होता है एज में, और वो कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ऑफ द यूनिट सेल, 1/4 ऑफ द यूनिट सेल वो कंट्रीब्यूट करता है। और एक होता है सेंटर पे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है मतलब 1 यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल ही कंट्रीब्यूट करता है जो सेंटर पे होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 1/4 प्लस 1, तो 4 से कट जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 मेरा हो गया। यहाँ पर इफेक्टिव नंबर Na प्लस आयंस वो हो जाएगा 4। Cl में देखिए वो 8 मेरा Cl माइनस आयंस होता है कहाँ पर, एज पे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है 1/8 ऑफ द यूनिट सेल, 1/8 ऑफ द यूनिट सेल। मान लीजिए ये एक एज है, तो ये एज ऐसे ऐसे होता है ना, अगर आपको याद हो तो ऐसे यहाँ पर इधर, तो हर जगह पर 8 यूनिट सेल्स है, तो 8 जो क्लोरीन आयंस है वो आपका 1/8 ऑफ यूनिट सेल का कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 इंटू 1/8, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 1। और फेस में ये जो है ना, ये फेस पे इधर, ठीक है, ये फेस पे इधर, ऐसे 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस जो आयंस है, तो 6 क्लोरीन आयंस वो सरफेस पे वो होते हैं, और जो 6 आयंस जो सरफेस पे हैं वो हाफ ऑफ यूनिट सेल, वो हाफ ऑफ यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो 6 इंटू हाफ ये कितना हो जाएगा 3,
तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस कितना हुआ, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस कितना हुआ यहाँ पर Cl माइनस ये 3 + 1 = 4, ये भी देखिए 4, ये भी यहाँ पर 4। मैंने आपको यहाँ पर ठीक से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जो सोडियम है वहां पर एज में 12th होता है और 1/4 ऑफ द यूनिट सेल वो कंट्रीब्यूट करता है, और क्लोरीन में एज में 8 होता है और ये 1/8 वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द हाइब्रिडेशन ऑफ बी मतलब बोरॉन इन बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इन बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बोरॉन पूछा गया है। हाइड्रोजन बोरॉन क्या होता है, हाइड्रोजन बोरॉन इन बोरॉन ट्राइक्लोराइड में ये होता है मेरा sp2 हाइब्रिडेशन, BCl3 में ये होता है मेरा sp2 हाइब्रिडेशन। कैसे, ये है मेरा बी मॉलिक्यूल, ठीक है, एक जाता है Cl यहाँ, एक जाता है Cl यहाँ, एक जाता है यहाँ पर Cl यहाँ, तो ये एक सारा का ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जिनमें से ये जो एंगल है, ये एंगल ये होता है मेरा 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होता है मेरा 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर बोलता है। sp2 हाइब्रिडेशन हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन दैट ऑकर्स इन BCl3 इज sp2 हाइब्रिडेशन। इन BCl3 molecule boron will be the center atom which contains 3 bonded atoms but no lone pair of electrons. Its steric number is also said to be 3। ठीक है, स्टेरिक नंबर भी वो 3 होता है। आंसर नंबर 3 sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, अब देखिए नीचे देखिए, द बॉन्ड एंगल ऑफ sp2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स क्या है, बॉन्ड एंगल देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया, वो बॉन्ड एंगल होता है मेरा 120 डिग्री। एन sp2 हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द मिक्सिंग ऑफ 1 s orbitals and p orbitals. It has 3 sigma bonds, so its molecular geometry in trigonal is with 120 bond angles। मतलब जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड Cl Cl Cl, ठीक है, तो ये ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल ये बन रहा है, ये मेरा हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। देखिए फिर एक BF3 मॉलिक्यूल, जैसे BCl3 हो रहा था, BCl3 हो रहा था, वैसे ही BF3 है। ठीक है, क्योंकि Cl और जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, क्लोरीन को अपने ऊपर खींचेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने तरफ खींचेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फ्लोरीन के ऊपर ज़्यादा रहेगा, बोरॉन के ऊपर थोड़ा कम रहेगा। तो द BF3 मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री। मैंने बताया था आपको। दिस प्लेन सीम्स टू लाइक ऑल पेरिफेरल एटम्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस, देयर आर 120 डिग्री, ये देखिए 120 डिग्री दोनों, इसमें भी 120 डिग्री, इसमें भी 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल्स ऑन ईच ऑफ देम दैट मेक्स देम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है BCl3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ एमोनिया। शेप ऑफ एमोनिया क्या होता है, कैसा होता है, शेप ऑफ एमोनिया होता है टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ एमोनिया होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे ऐसे, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये देखिए एक ट्राइगोनल पिरामिडल हो रहा है, जैसे N। ठीक है, ये है मेरा यहाँ पर H। ठीक है, इधर है मेरा पर, ठीक है, ये है मेरा पर यहाँ पर भी H, और इधर भी मेरा है H। तो ये एक्चुअली ये ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाए, ये देखिए ये पिरामिडल हो रहा है, ये पिरामिड टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हो गया मेरा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और आपके पेपर में बहुत बार ये आ चुका है और आगे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी इनमें से कौन एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है, अगर देखिए बोला गया है वेरिएबल वैलेंसी इनमें से कौन एग्जिबिट नहीं करता, तो ये तभी पॉसिबल है अगर उसका Sp ये अगर वो क्लियर हो, मतलब Hd में फुल आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, ये तभी पॉसिबल है। वेरिएबल वैलेंसी तभी वो एग्जिबिट नहीं कर सकता है। अगर आपके ऑर्बिटल्स में पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स वो फिल नहीं होते, तो ही वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए
कॉपर का है कितना, कॉपर का है यहाँ पर मेरा 29, यह है एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 29 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, फिर आया 2p6, फिर मेरा 3s2, फिर मेरा यहाँ पर आया 3p6, फिर आएगा मेरा 3d10, फिर 4s1। देखिए 2 2 4, 4 यहाँ ये है मेरा 6 10, फिर 2 ये मेरा 6 8 18, 18 प्लस इधर 10 28 प्लस 1 29, तो 4s1 है। ये यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक, एक वेरिएबल वैलेंसी ये हो सकता है। ओके, अब देखते हैं आयरन का। आयरन का तो बहुत सारे वेरिएबल वैलेंसी को पता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस ऑलरेडी पता है। आयरन का तो यहाँ पर होता है 26, ये कैसे होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये होता है 3d10, 3p6 और 3d8 होता है, 3d8 होता है यहाँ पर 3p6 3d8। तो 3p6 3d8 अगर अगर यहाँ पर 2 प्लस हो जाए तो 3d6 हो जाएगा, अगर 3 प्लस हो जाए तो 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब है मैंगनीज, मैंगनीज भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मैंगनीज का भी है वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो सिर्फ मेरा जिंक एक ऐसा यहाँ पर जो दिया गया एलिमेंट जो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इज कंप्लीट डी सबसेल, डी सबसेल वो कंप्लीट है, ठीक है, और एस सबसेल भी कंप्लीट है, इट डज नॉट शो एनी वेरिएबल वैलेंसी। हर जगह देखिए डी वैलेंसी यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये यहाँ पर डी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर भी डी वैलेंसी इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। मैंगनीज में भी यहाँ पर डी वैलेंसी इनकम्प्लीट होगा क्योंकि मैंगनीज आयरन से एक ही जस्ट कम होता है। तो ये अगर 26 हुआ, ये होता है मेरा 25, यहाँ पर भी डी वैलेंसी इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पर देखिए एस वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो कॉपर भी शो करेगा, आयरन भी शो करेगा, मैंगनीज भी शो करेगा। ये जिंक सिर्फ इकलौता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आप हमेशा ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following element exhibit maximum number of valence electron। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो भी मेरा एलिमेंट है, जो भी मेरा एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, ये है मेरा आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये है मेरा आउटर मोस्ट शेल। जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम में देखिए, सोडियम में क्या क्या है मेरा 281, आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम 283, 3 है। सिलिकन, सिलिकन मेरा क्या है 284, 284 है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मेरा क्या है 285, फॉस्फोरस है मेरा 285। तो फॉस्फोरस है जिसमें वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो फॉस्फोरस हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द फॉलोइंग यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। तो सिलिकन, यहाँ पर कॉपर, कॉपर तो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, सिलिकॉन क्या है, ये मेटलॉइड है। तो सिलिकॉन इज द मोस्ट यूज सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर यूज होता है। सिलिकॉन इज द मोस्ट यूज सेमीकंडक्टर फॉर डिस्क्रीट डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इंजन, आईसी सर्किट्स में ये यूज किया जाता है, डिस्क्रीट डिवाइस में भी। सिलिकॉन इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू ग्रेटर एबंडेंस ऑफ एलिमेंट। सिलिकॉन क्रिस्टल्स आर नॉट इजिली डैमेज बाय एक्सेस हीट, ठीक है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर की तरह इसको यूज किया जाता है। और जो बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलुरु है, उसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है, ओ है, ये H हुआ, यहाँ भी H हुआ, ठीक है, तो ये होता है H2O का स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये तो मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हल्का माइनस साइन होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक H है, ये हल्का पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होल्ड करेगा। तो
वाटर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकता है ऐसे, ठीक, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हल्का एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता कैसे है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है, अगर आप ज़्यादा हीट देंगे, अगर हीट देंगे तो पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर ये टूटेगा। तो क्योंकि ये जो हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इसलिए क्या करते हैं, ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन O3 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन O3 मॉलिक्यूल इज 1। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिर्फ अलग अलग घूमता रहता है। ये डिग्री ये हो जाएगा 116.8 डिग्री, 116.8 डिग्री, ठीक है, 116.8 डिग्री, ये इसका जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू है 116.8 डिग्री। The number of coordinate bond in O3 molecule is 1. The ozone molecule contains 3 oxygen atoms. The center oxygen atoms makes a double bond with one oxygen atom in this structure but gives 2 electrons to the other. ठीक है, oxygen atom to create a coordinate bond. As a result, O3 has one coordinate bond. ठीक है, सिर्फ एक ही coordinate bond है O3 में, और वो ऐसे घूमता रहता है, कभी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, कभी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ये भी एक ओजोन का स्ट्रक्चर है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल वैरायटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड क्या है? क्रिस्टलाइन वैरायटी, तो वो होता है डायमंड में, ठीक है। क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड इज डायमंड। Crystalline forms have definite geometrical shapes and regular arrangement of atoms in their structure. Among the allotropes of carbon, diamond is crystalline. ठीक है, डायमंड है क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन मतलब वो चमकता है, लाइक ए क्रिस्टल, ठीक है। तो कार्बन, तो डायमंड एक है क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ कार्बन एलोट्रोप। विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसमें? वो है ग्राफाइट में। ग्राफाइट है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। और ड्यू टू ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसलिए वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को उसका पास हाईएस्ट है, वो बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक को पास करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। कैसे? एक तो फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखिए फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन हेक्सागोनल लेयर ऑफ ग्राफाइट, हेक्सागोनल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल होके भी वो एक इलेक्ट्रिक वो कंडक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इन ग्रेफाइट द लेयर्स आर हेल्ड बाय फोर्स कॉल्ड वैंडरवाल्स फोर्स, ठीक है। ग्रेफाइट में जो लेयर्स है वो किसने हेल्ड करता है, मतलब कौन उसको पकड़ के रखता है, वो है वैंडरवाल्स फोर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैंडरवाल्स फोर्स क्यों? ग्रेफाइट कंटेन लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, पहले कार्बन एटम्स के वो एक एलोट्रोप है, एलोट्रोप है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है। लेयर स्लाइड्स ओवर ईच अदर, कौन सा लेयर? हेक्सागोनल लेयर। हेक्सागोनल लेयर क्या करता है, वो स्लाइड करता है, ईच अदर में स्लाइड करता है, ठीक है। दे आर बिकॉज दे आर ओनली वीक फोर्सेज सच एज वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन देम व्हिच मेक्स ग्रेफाइट स्लीपरी। और स्लाइड इसलिए करता है क्योंकि एक वीक फोर्स है, और वो वीक फोर्स कौन सा है? वो वीक फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स, इसलिए वो स्लीपरी है। वो एक के ऊपर, वो जो उसका लेयर है वो एक के ऊपर स्लाइड कर जाता है ड्यू टू दिस, ठीक है। इसलिए देखिएगा आप जब भी आप पेंसिल में लिखते हैं वो बार बार टूट जाता है पेंसिल, क्यों होता है? कि वो स्लाइड करता है, ग्रेफाइट जो होता है ना वो स्लाइड करता है, उसका जो हेक्सागोनल लेयर वो फटाक से स्लाइड करता है, वो इसलिए वो जल्द से जल्द वो टूट जाता है, जो पेंसिल का जो आपका जो ग्रेफाइट जो निप होता है पेंसिल का, ठीक है। और बिकॉज ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक तो हुआ वैंडरवाल्स, बिकॉज ऑफ वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस,
ठीक है, उसका जो लेयर है वो ये जो हेक्सागोनल जो लेयर है, हेक्सागोनल जो उसका लेयर, हेक्सागोनल जो लेयर है उसका, ठीक है, ये जो हेक्सागोनल ये ऊपर ऐसे करके वो जाता रहता है, कंप्लीट ऐसे करके जाता रहता है, फिर ऊपर ऐसे 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 जाता है, ये हेक्सागोनल लेयर वो स्लाइड कर जाता है, एक के ऊपर एक स्लाइड होता है। तो बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स एंड बिकॉज ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसलिए वो हाईली कंडक्टिव इन नेचर, ठीक है, हाईली कंडक्टिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन नेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन डायमंड, डायमंड में हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो हमेशा मैक्सिमम में होता है, ठीक है। इसको देखिए बोला गया एज अंडरकोड sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है, लिंक विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये एक क्या मतलब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 154, ठीक है, और ग्रेफाइट का है 145 पिकोमीटर। तो डायमंड, इसको तो आपको मतलब समझना होगा कि इसका कोई ऐसा कोई वैलिड कोई रीजन नहीं है कि उसका क्यों मैक्सिमम होता है, और हमें एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन डायमंड, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू, तो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आइस वो जनरली तैरता रहता है, ठीक है, आइस अगर होता है वो वाटर के ग्लास ऑफ वाटर में वो तैरता रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, डेंसिटी उसको बहुत लो है। व्हेन आइस इज फॉर्म्ड द रिमेन्स एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है, there remain empty spaces in the structure of ice. These empty spaces are due to the directional hydrogen bonds. Directional hydrogen bonds. H2O forms a cage-like structure in solid ice and density is reduced. ठीक है, H2O forms a cage-like structure in solid ice and hence the density is reduced. तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे मान लीजिए एच है, फिर यहाँ पर एक एच है, फिर फिर ये ओ है, फिर ये एच है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो जो स्पेस को है ना, जो स्पेस है उसको एम्प्टी कर देता है, मतलब उस वो फिल अप नहीं होता, एंड ड्यू टू दिस केज लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड आइस, इन द सॉलिड आइस द डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, इन आइस अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज, वो H2O मॉलिक्यूल्स इन आइस वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो होता है टेट्राहेड्रल। ये देखिए, ये है मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हल्का सा देखिए हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, फिर देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये देखिए ये ऑक्सीजन, ये मेरा है, ये मेरा है बॉन्ड, ये मेरा क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक टेट्राहेड्रल क्या करता है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक। तो इन आइस एलिमेंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, टेट्राहेड्रल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है K2Cr2O7, ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। पहला बात, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है एक कंपाउंड जो 99.9% प्योर होता है, और उसके ऊपर बेस करके बाकी कंपाउंड्स के प्योरिटी हम लोग मापते हैं, मतलब जांचते हैं कि कौन ज्यादा प्योर है, या कौन उससे कितना कितना प्योर है, या कितना कम प्योर है, या कौन एकदम प्योर नहीं है, ठीक है, वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ कंपाउंड, primary standard solution is a compound of sufficient purity from which standard solutions of known normalities can be prepared by direct weighing of it and diluting it to defined volume of solutions, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट is suitable to be used as primary standard। ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में थोड़ा याद रखेगा। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन is a compound, primary standard is a compound of sufficient purity from which standard solutions of known normalities can be prepared by direct weighing of it and diluting it to a defined volume of solution, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वो है मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हो गया यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो होगा नहीं। Na2CO3 ये भी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में गिना जाता है। तो सेकेंडरी सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, HCl हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड सोल्यूशन हमारा HCl है। कैसे देखिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ केमिकल टर्म दैट रेफर्स टू अ सोल्यूशन दैट हैज इट्स concentration measured by titration with a primary standard solution. For example, making a primary standard solution of Na2CO3 and then titrating that to find an accurate concentration of HCl will make the HCl solution secondary standard. ये मतलब है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कहाँ यूज किया जाता है? तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। ऑप्शन तो होगा इसका NaOH and CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। In the titration of acetic acid with a strong base such as sodium hydroxide, the indicator used in the titration is methyl orange to yellow, which change to yellow. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज which is changed to yellow। ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड लेस एसिडिक इन नेचर, whereas सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करता है मिथाइल ऑरेंज, वो बेसिक फॉर्म में चल जाता है, वो मिथाइल ऑरेंज इट चेंज इट्स कलर टू येलो, बेस फॉर्म में चल जाता है, ठीक है, ऑरेंज वो बेस फॉर्म में चल जाता है। तो NaOH और CH3COOH में मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये है उसका एक्सप्लेनेशन। Question number 35. For the titration of HCl and NaOH, the suitable indicator is, the titration of HCl and NaOH, the suitable indicator होगा phenolphthalein। क्या होगा? phenolphthalein। कैसे? मिथाइल ऑरेंज हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। बोथ HCl and NaOH being strong acid and strong base respectively, an indicator like phenolphthalein can be used, which becomes colorless in acidic and neutral condition, colorless in acidic and neutral condition and pink colored under alkaline condition। ठीक है, colorless in acidic and neutral condition and pink color in alkaline condition। तो phenolphthalein यूज किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन पे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।